अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सहर फ़ातिमा है और आप लोग चैनल देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। आज हम एक नए टॉपिक के सामने आप लोग के सामने हाज़िर हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को 160 प्लस व्यूज़ दिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी इसी तरह करते रहेंगे और आप लोग जो टॉपिक अपलोड करवाना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, आप उस टॉपिक के बारे में हमें रिव्यूज़ देते रहेंगे हमारी कमेंट्स सेक्शन में। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है ओरल कैंसर, जिसके ऑब्जेक्टिव हैं ट्यूमर एंड इट टाइप्स, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, मैनिफेस्टेशन ऑफ ओरल कैंसर, डायग्नोसिस, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ ओरल कैंसर और एनसीपी ऑन पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ट्यूमर क्या होता है? एक एबनॉर्मल मास और एक एबनॉर्मल ग्रोथ वहाँ जहाँ उसे नहीं होना चाहिए। ट्यूमर हमारे पास सेल की डिवाइड और ग्रो होने का एक तरीका होता है। एक नॉर्मल सेल हमारे पास होते हैं जो हमारे पास जब डैमेज हो जाते हैं या डाई हो जाते हैं तो उनकी जगह नए सेल ले लेते हैं। लेकिन जब इस अमल में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए तो वहाँ पे हमारे पास ट्यूमर बन जाते हैं। जिस तरह जहाँ पे हमारी नॉर्मल ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ जैसे हमारी स्किन की हो रही है, लेकिन हमारी स्किन पे कुछ एबनॉर्मल जैसे एक एबनॉर्मल सी ग्रोथ होने लग जाती है, सेल्स की डिवीजन एबनॉर्मली तौर पे एक्सेसिव हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास ट्यूमर बन जाता है। फर्दर हम ट्यूमर की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। ट्यूमर में हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर बिनाइन नॉन कैंसरस और मैलिग्नेंट कैंसरस ट्यूमर ट्यूमर आ जाता है। सबसे पहले हम बिनाइन को डिस्कस करेंगे। बिनाइन ट्यूमर हमारे पास वो ट्यूमर होता है जो एक एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन उसने अपने आसपास के टिश्यू में इन्वेड नहीं किया, आसपास के टिश्यू को ख़राब नहीं किया या ऑर्गन्स की तरफ नहीं गई, स्प्रेड नहीं होता। ये स्प्रेड क्यों नहीं होता? क्योंकि ये बेसिकली कैप्सुलेटेड ट्यूमर्स होते हैं जिनके ऊपर एक कैप्सूल होता है जो कि ये उसको इन्वेड नहीं कर सकते। इनका ग्रोथ रेट बहुत कम होता है। मोस्ट सेल इन बिनाइन ट्यूमर इज़ नॉर्मल। इनके अंदर जो सेल होते हैं वो नॉर्मल सेल्स की तरह ही होते हैं, ईज़िली रिमूव हो जाते हैं ये ट्यूमर्स और ये दोबारा नहीं होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हमारे पास कैंसरस कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है जो हमारे सराउंडिंग के टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है और दूसरे ऑर्गन की तरफ भी स्प्रेड होती है। इनकी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होती है। इनके जो सेल होते हैं वो एबनॉर्मल डीएनए और क्रोमोसोम होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस बहुत एबनॉर्मल तौर पे बड़ा और डार्कर होता है। ये बहुत मुश्किल से रिमूव होते हैं क्योंकि इनके अंदर परफोरेशन, ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं और मोर लाइकली टू रीअकर, और ये दोबारा भी रीअकर हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो है ना कैप्सूल नहीं होता इसके ऊपर, तो जिसकी वजह से ये हमारी स्किन वगैरह के साथ ब्लड वेसल से ब्लड ले रहे होते हैं। अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो इनकी ग्रोथ दोबारा वहाँ पे हो सकती है क्योंकि इनका ब्लड सर्कुलेशन इनको चल रही है। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर बिनाइन ट्यूमर बहुत लंबे अरसे तक पड़े रहने के वजह से वहाँ पे उसका कैप्सूल फट जाता है या कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बाद ये मेलिग्नेंट की तरफ या प्री मेलिग्नेंट स्टेज पे जा सकते हैं। अब हमारे पास मेलिग्नेंट की हमारे पास फर्दर डिवीज़न है, स्टेजेस हैं। इसकी स्टेज 1, 2, 3, 4, 4 होती है हमारे पास, ठीक है। 4 स्टेजेस इसकी होती हैं। इसके अंदर स्टेजेस हम जो देते हैं उसके अंदर हम ट्यूमर का साइज़ देखते हैं, उसके लिम्फ नोड, नंबर ऑफ़ लिम्फ नोड्स देखते हैं और मेटास्टेसिस से कहते हैं। इसको टीएनएम स्टेजेस हम कहते हैं। इसकी बेस पे इनको स्टेजेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है। इसकी स्टेजेस को हमने इधर इसलिए डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि हमारे पास ट्यूमर्स का, कैंसर थेरेपी का एक अलग से चैप्टर है सेल एडेप्टेशन के नाम से, तो हम उसके अंदर इनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। हमारे पास जो डेवलप होते हैं ट्यूमर, उसमें ज़्यादातर हमारे पास बिनाइन होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो हमारे पास ट्यूमर होते हैं, और अगर माउथ में ट्यूमर होते हैं तो ये हमारे पास बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ख़तरनाक किस्म के ट्यूमर्स हमारे पास होते हैं क्योंकि माउथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बेसिकली मेन ऑर्गन स्टार्ट है। अगर हमारे माउथ में ट्यूमर है तो यहाँ से हमारे इन्वेजन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा ही हमारे रिस्पिरेटरी को
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या हमारे लिम्फ नोड की तरफ जा सकते हैं। हमारी सर्कुलेशन लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचने के बाद ये हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं और डिफरेंट ऑर्गन की तरफ मेटास्टेसिस कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके कॉजेज़ हमारे पास क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास कॉज़ है टोबैको। टोबैको की वजह से जो है हम लेते हैं जब हम टोबैको लेते हैं इसके अंदर निकोटीन हम लेते हैं, टोबैको लेते हैं, तो ये चीज़ें हमारी सर्कुलेशन को ब्लड को डिस्टर्ब करती हैं और हमारे माउथ में जो है लीजन्स बना देती हैं। उन लीजन्स की वजह से वो एब्नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और जब वहाँ पे लीजन्स बनती हैं, नेक्रोसिस होता है। नेक्रोसिस हमारा प्रीकर्सर होता है कैंसर का। तो जब इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे अल्सरेशन और ये हमारे पास ज़्यादा अरसे तक रहती हैं, तो फिर वो हमारे कैंसर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल हो गया। इसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शन वायरस एचपीवी का आता है, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहलाता है। ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इससे बचने के लिए हमारे पास एचपीवी वैक्सीन है। एचपीवी वैक्सीनेशन से पहले रिसेंट स्टडीज़ की गई, उसके सैंपल लिए गए ओरोफेरेंजियल कैंसर वाले लोगों के, जिनको एचपीवी की वजह से कैंसर हुआ था, तो उनमें से 72% लोगों के सैंपल में एचपीवी वायरस जो है एक ही तरह का एचपीवी वायरस मिला, जो कि एचपीवी 16 कहलाता है। परसेंटेज है लोगों की 72% लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 60.5% लोगों को एचपीवी 16 वायरस की वजह से कैंसर हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन प्रिपेयर कर ली है एचपीवी वायरस की, जो रिकमेंड की जाती है बच्चों में 11 से 12 साल की एज में, और 26 साल औरतों में और 21 साल की उम्र में मर्दों को वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है। तो ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये जो कॉज़ है ये कम हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास उन पेशेंट में ये होती है जो जिनके अंदर प्रीवियस हिस्ट्री होती है कैंसर की, क्योंकि हमारे पास जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स या कैंसर्स हैं ये हमारे पास रीकर हो जाते हैं, रीकर होते हैं, तो जिनकी वजह से ये एक दफ़ा अगर सर्जरी करके केमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी से रिमूव कर भी दिए जाएँ तो ये दोबारा होने लग जाते हैं। फर्दर हम आगे चलेंगे पैथोफिजियोलॉजी की तरफ। हमारे पास जो ओरल मैलिग्नेंसीज होती हैं वो ज़्यादातर हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, जो कि एचपीवी एसोसिएटेड ज़्यादातर इंक्लूडिंग एचपीवी एसोसिएटेड होता है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से एसोसिएटेड होता है। वैसे तो माउथ में किसी भी जगह पर हमारे मैलिग्नेंट ग्रोथ हो सकती है, लेकिन लिप और लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ टंग एंड फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ मोस्ट कॉमन साइट। इन साइड्स पे हमेशा हो सकता है, क्योंकि ये इन साइड्स पे जो टोबैको का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह के उन पे कॉम्प्लिकेशंस इन जगहों पे ज़्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं कि उनको कैंसर होगा। फर्दर हम चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की तरफ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारे पास आ गया यूजुअली प्रोड्यूस फ्यू और नो सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में आपको पता है कैंसर का कोई भी सिम्टम्स नहीं अपेयर होता। पेनलेस लेजन्स होती हैं, पेनलेस सोर्स होते हैं हमारे माउथ में, जिनका हमें पता नहीं होता। यहाँ पे एक इन्होंने ल्यूकोप्लाकिया और एरिथ्रोप्लाकिया का बताया हुआ है, जो कि तस्वीर में भी आप लोग के सामने है। ल्यूकोप्लाकिया में जो है हमारे पास वाइट लेयर बनती है और एरिथ्रोप्लाकिया के अंदर हमारे पास रेड लेयर्स बनी हुई होती हैं। ये एब्नॉर्मल लेयर्स अल्सरेशन अगर हमारे पास 2 हफ्तों से ज़्यादा हैं तो इट मे बी अ कैंसर। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो पेशेंट को बायोप्सी की तरफ ले जाया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए जाते हैं ताकि कैंसर को डायग्नोज किया जा सके। उसके अलावा हमारे पास सोर थ्रोट, ब्लीड इजीली एंड डजंट हील। सोर थ्रोट होगा, पेशेंट को सोर्स होंगे, सौर जो हैं वो उसके फर्दर ब्लीड भी इजीली कर जाएंगे और हील भी जल्दी नहीं होंगे। एज कैंसर प्रोग्रेसेस पेशेंट में कंप्लेन और टेंडरनेस, पेशेंट को कंप्लेन होगी टेंडरनेस की। जब कैंसर आगे फर्दर स्टेजेस में आगे बढ़ता रहेगा तो पेशेंट कंप्लेन करेगा टेंडरनेस की, और उसके अलावा करेगा डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको खाने पीने में मसला होगा, निगलने में मसला होगा, जिसको लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डिस्फेजिया। पेशेंट को बोलने में मसला होगा, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग। जब उसकी ज़ाहिर-सी ट्यूमर बढ़ता जाएगा साइज़ में तो वो अपने आप खुद ही सोचते हैं, अगर हमारे मुंह में कोई चीज़ एबनॉर्मली हमारे पास रखी हुई हो, अगर हम
एज़्यूम कर लें कि खाना भी हमारे मुँह में हो तो हमारी बात सही से हम नहीं कर पाते। तो इसी तरह जब एब्नॉर्मल ग्रोथ हमारी बड़ी होती जाती है तो वो मुँह में होती है, तो उसमें बात करना पेशेंट से बात नहीं की जाती। इसके अलावा पेशेंट कफ़ करेगा, ब्लड की स्पुटम में मतलब ब्लड स्पुटम वाली कफिंग होगी उसको, और इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो जाएँगे। सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर हमें फ़ील होगा, हमारे जो गर्दन पे लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे इनलार्जमेंट उनकी हमें फ़ील होगी। आगे चलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ। हमने आपको जैसे बताया कि अगर 2 हफ्तों से ज़्यादा सोर्स और अल्सर्स हमारे मुँह में या किसी भी ऑर्गन में हमारे पास एब्नॉर्मल चीज़ हमें दिखती है और वो हमारे पास 2 हफ्तों से ज़्यादा है, तो हमारे पास कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो हम उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ लेके जाएँगे, जिसके अंदर हमारे पास ओरल एग्ज़ामिनेशन और सर्वाइकल लिम्फ नोड की असेसमेंट है। ओरल एग्ज़ामिनेशन होगा, हमें लेयन्स नज़र आएँगी, हमें एक एब्नॉर्मल ग्रोथ नज़र आएगी, फिर लिम्फ नोड की असेसमेंट करेंगे तो हमारे लिम्फ नोड इनलार्ज होंगे, तो फिर हम पेशेंट को बायोप्सी टेस्ट की तरफ लेके जाएँगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की बायोप्सी होती है, ब्रश बायोप्सी, और इसके अलावा हमारे पास और भी टाइप्स होती हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी होती है। तो ये जब हम परफ़ॉर्म करेंगे ये बायोप्सी टेस्ट, मैंने इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमारे प्रोसीजर्स हैं, तो इनके लिए हम अलग से वीडियोस अपलोड करेंगे। एक्स-रे टू सी मेटास्टेसिस टुवर्ड जॉ, चेस्ट और लंग्स। एक्स-रे करवाएँगे पेशेंट का देखने के लिए कि कितना मेटास्टेसिस यानी कितना स्प्रेड हुआ है वो जॉ की तरफ, चेस्ट और लंग्स की तरफ तो नहीं हुआ। सीटी स्कैन को करवाएँगे हम रिवील्स ट्यूमर को रिवील करने के लिए, क्योंकि अगर वो पोस्टीरियर पार्ट पे है टंग के या आगे की तरफ लैरिंक्स की तरफ है, तो वो हमें ईज़िली इस तरह से नज़र नहीं आएगा। उसके लिए हमें फिर फर्दरली ये सिटी स्कैन्स वगैरह करवाने पड़ेंगे। पीईटी करवाते हैं हम, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके अलावा एमआरआई करवाते हैं जो हमें बताती है एक्यूरेट इमेज, और हमें बताती है कि किस एक्सटेंट पे और किस स्टेज पे है हमारा कैंसर। इसके अलावा एंडोस्कोपी हम करवाते हैं साइनसेस वगैरह, थ्रोट और विंड पाइप को चेक करने के लिए। फर्दर हमारे पास मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट आ गई है। यहाँ पे मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम आपको बताते हैं, पेशेंट की डॉक्टर जो है वो पेशेंट की कंडीशन देखेगा, पेशेंट को चेक करेगा और उस बेस पे उसके लिए ट्रीटमेंट चॉइस ली जाएगी। हमारे पास इसके अंदर सर्जिकल रिसेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास नेक डायसेक्शन बेसिकली होता है, जहाँ पे हमारे अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड वगैरह इन्वॉल्व होते हैं तो ये नेक डायसेक्शन हमारे पास एक लंबा प्रोसेस है जिसको हम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। हम अगली हमारी वीडियो में हम नेक डायसेक्शन पे बात करेंगे, तो नेक डायसेक्शन के बारे में हम आपको अच्छे से एक बताएंगे। नेक डायसेक्शन के अंदर हमारे पास कट करके देखा जाता है कि कहाँ-कहाँ वो नेक पे हमारी, जहाँ पे लिम्फ नोड्स हम सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे हमारी कट लगाया जाता है, और वहाँ पे चेक किया जाता है कि कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है और कौन-कौन से ऑर्गन्स को प्रिजर्व रखा जा सकता है और किन को निकालना ज़रूरी है। तो फिर वो सर्जरी करके वो निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास अगर टंग पे हमारे पास कैंसर है तो हेमीग्लाइसेक्टमी यानी कि आधी ज़ुबान को कट कर दिया जाता है और उस इन्फेक्टेड पार्ट को निकाल दिया जाता है। और टोटल ग्लाइसेक्टमी यानी कि अगर पूरी ज़ुबान पे कैंसर फैल चुका है तो वो पूरे के पूरे को निकाल के ट्रीट कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर कैंसर लिप वगैरह पे है तो लिप में एक्सीजन दे के उसको निकाल दिया जाता है। फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज़ वगैरह की जाती हैं, रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ की जाती हैं, ताकि हमारे जो हिस्सा कट हुआ है तो उस पे ग्राफ्ट लगा के टिश्यू फ्लैप्स उठाते हैं हम लोग ज़्यादातर अपने फोर आर्म्स, रेडियल फोर आर्म्स के से या पेक्टोरलिस मेजर मसल्स से या रेक्टस एब्डोमिनिस से हम एक ग्राफ्ट उठा के वहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं, जिससे वो ईज़िली आपके हील हो जाते हैं और आप लोगों की जो आपकी जो फ़िज़िकल अपीयरेंस है वो भी इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास केमोथेरेपी है। केमोथेरेपी हम वैसे ज़्यादातर एडवांस स्टेजेस के लिए रखते हैं। एडवांस स्टेजेस जो मतलब बहुत स्टेज 3 स्टेज 4 में हमारे पास पेशेंट चला जाता है, तो फिर हमारे पास केमोथेरेपी का ऑप्शन भी आ जाता है।
उसके अलावा जी रेडिएशन थेरेपी होती है। रेडिएशन थेरेपी में अगर कैंसर हमारे पास बड़ा साइज़ में है तो फिर रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की रेडिएशन थेरेपीज़ आ जाती हैं, जिनमें से 2 मैंने यहाँ पे रखी हैं। ये प्रोसीजर्स एक्चुअली ऐसे हैं जिनको डिटेल में डिस्क्राइब करने की ज़रूरत थी, और हम वीडियो के टाइमिंग में थोड़ी-सी शॉर्ट रखना चाहती थी, तो मैंने इनको यहाँ इतना डिस्क्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को छेड़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो फिर इसके लिए हमने इसको यहाँ पे शॉर्ट रखा है और हम इसके लिए एक अलग वीडियोस बनाएँगे। इसके अलावा जी रेडिएशन थेरेपी के अंदर हमारे पास कौन-कौन से आ गए, रेडियो एक्टिव इंटरस्टिशियल इम्प्लांट। हम उस जो हमारे पास इन्फेक्टेड कैंसरस वो है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख देते हैं, जो वहाँ पे सिर्फ उस पार्ट को रेडिएशन देता रहता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसके अलावा हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशंस करते हैं कम, और या फिर हम इन दोनों कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन में इस तरह चलता है कि पहले हम उनकी रेडिएशन थेरेपी करवा देते हैं, फिर उसको ब्रेक देते हैं, बीच में पॉज़ देते हैं, फिर सर्जरी करवाने के बाद फिर उसकी कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, इस तरह से हम लोग डॉक्टर जो हैं वो डिस्कस करते हैं आपस में, और फिर वो इस तरह से पूरा ट्रीटमेंट देते हैं ताकि पेशेंट की लाइफ में को बचाया जा सके, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाया जा सके। अच्छा, आगे हमने एक एनसीपी बनाई हुई है, नर्सिंग केयर प्लान हमने दिया हुआ है, जिसके अंदर हमने बायोग्राफिक डेटा हमने पेशेंट का एक डाला हुआ है। पेशेंट नेम हमने इधर लिखा हुआ है, एज लिखी हुई है, मैरिटल स्टेटस पेशेंट का, जेंडर, ऑक्यूपेशन और मेडिकल डायग्नोसिस, और स्टेज कैंसर फ्री। ठीक है, हम आगे इसको फर्दर जाते हैं। असेसमेंट हमारे पास ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों में है। सब्जेक्टिव डेटा हमारे पास बता रहा है कि एक 40 इयर्स ओल्ड मेल पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल आए हैं, कॉन्शियस, नॉट वेल ओरिएंटेड, नॉट वर्बली कम्युनिकेबल, विथ कंप्लेंट्स ऑफ माइल्ड फीवर, डिस्फेजिया, पेन, वेट लॉस, सोर्स मोर देन 4 वीक्स, erythroplakia and growth in one side of tongue। ठीक है, इन्होंने बता दिया है ये चीज़ें, कि इन्होंने कंडीशन बता दी है, पेशेंट इस तरह का हमारे पास आया है। ऑब्जेक्टिव डेटा में इन्होंने टेम्परेचर लिखा है पेशेंट का, 100 फीवर 100 है, क्योंकि हमारे पास कैंसर के अंदर अक्सर पेशेंट्स में फ़ीवर की होती है, वेट लॉस होता है। ये हमारे इनके न्यूरोलॉजिक साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा पल्स बताई हुई है 83 बीट पर मिनट, रिस्पिरेशन 15 पर मिनट, हमारे पास नॉर्मल रिस्पिरेशन 20 तक होती है। इन्होंने रिस्पिरेशन कम लिखी है, मींस के स्टेज 3 है, मेटास्टेसिस रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बीपी लिखा है 140/90, और ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे पास 82% आ रही है, जो फिर हमें रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जाने का बता रही है। लैब्स में हमने लिखी हैं, बायोप्सी लिखी है, एमआरआई लिखा है, और सीबीसी टेस्ट लिखा है। बायोप्सी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कैंसर की डायग्नोसिस कर सकें। एमआरआई हमारे पास स्टेजिंग हमने पीछे डिस्कस किया। सीबीसी हमारे पास कंप्लीट ब्लड काउंट बताता है, जिसके अंदर अगर हमारे पास कैंसर वगैरह के भी हमारे पास अलग से फैक्टर्स आते हैं, जो हमारे पास बॉडी में मौजूद होते हैं, उनका भी टेस्ट हम करवाते हैं, तो वो हमें पता चल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे हम नर्सिंग डायग्नोसिस। इस पे हमने डायग्नोसिस बनाई है, इम्पेयर्ड ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रिलेटेड टू पैथोजेनिक कंडीशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिस्फेजिया, पेन रिलेटेड टू ओरल लेयंस, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिजीज, disturbance body image related to physical condition resulting from disease, risk of isolation related to disturbed body appearance, deficient knowledge about disease and its treatment। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए, नर्सिंग डायग्नोसिस को समझने के लिए मैं आपको लिंडा जोएल कार्पेनिटो की एक बुक है, हैंड बुक ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि 15th एडिशन है मेरे पास, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशंस बताने के लिए। तो ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस आ गई हैं, और अब हम आगे चलते हैं। प्लानिंग हमारे पास हमने की, लॉन्ग टर्म प्लान में हमने एट द एंड ऑफ 6 वीक्स प्लान और म्यूकस मेम्ब्रेन कंडीशन विल बी इम्प्रूव्ड,
इम्प्रूव न्यूट्रिशनल इंटेक एंड अटेनमेंट ऑफ अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। जबकि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर हमारे पास आ गया, एट द एंड ऑफ दिस शिफ्ट क्लाइंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट, वी विल फाइंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एंड रिलीफ ऑफ पेन। ठीक है, ये हमने प्लानिंग कर दी है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में हमने अभी हमने एक जो हमारी डायग्नोसिस होती है उस पे एक इंटरवेंशन बनती है, एक उस पे हमारे पास गोल बनता है। तो हर इंटरवेंशन के हिसाब से हमारे पास अलग इम्प्लीमेंटेशन होगी। इसमें हमने पेन मैनेजमेंट का बारे में बताया हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है असेस द इंडिविजुअल्स पेन लेवल। हम उसका पेन का लेवल असेस करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमें पता चल जाए कि पेन किस तरह का हो रहा है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। assess factors that decrease pain tolerance। हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो कि उसके पेन टॉलरेंस डिक्रीज़ कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो टॉलरेंस है वो कम कर रहे हैं। जिसके जैसे कि हमारे पास कैंसर का पेशेंट है, उसका वेट लॉस है, उसके न्यूट्रिशनल इंटेक ही नहीं है इतना ज़्यादा, तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है कि वो उस पेन को बर्दाश्त कर सके। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पेशेंट का पेन रिलीव कर सकें, उसको हेल्प कर सकें पेन रिलीविंग में। थर्ड हमारे पास है रिड्यूस और एलिमिनेट फैक्टर दैट इंक्रीज पेन। हम उन फैक्टर्स को, उन एलिमेंट्स को रिड्यूस करेंगे जो उसके पेन को इंक्रीज कर रहे हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ पेन, ताकि हम उसका पेन कम कर सकें। देखिए कैंसर के पेशेंट्स पे पेन एक अरसे तक उनके साथ रहता है, तो हम उनका पेन बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे फैक्टर्स देख सकते हैं जो उनका पेन कम करें। 4 में हमारे पास कोलैबोरेट विद पेशेंट्स अबाउट पॉसिबल मेथड टू रिड्यूस पेन इंटेंसिटी। पेशेंट के साथ कोलैबोरेट करें और उससे पूछें, उससे बात करें कि कौन से ऐसे पॉसिबल मेथड हैं जिनके से उनका दर्द ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है, तो वो आप चूज़ करें। तो फिर रैशनल इसका ये है कि टू चूज़ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ फॉर पेशेंट अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। हम इसमें फिर पेशेंट की कोपिंग स्ट्रेटजीज मेंटेन करते हैं, देखते हैं क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज पेशेंट यूज़ करता है, फिर उनको हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं ताकि वो उसकी मर्ज़ी से हो तो वो इजीली पेन से छुटकारा हासिल कर सकें। 5th नंबर पे हमारे पास आ गया प्रोवाइड ऑप्टिमल पेन रिलीफ विद प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स। पेशेंट को एनाल्जेसिक्स जो प्रोवाइड की हुई हैं, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई हैं, वो उनको प्रोवाइड करें ताकि उसका पेन रिलीफ हो सके। रिड्यूस पेन विद नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ, वेयर उसका पेन हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से रिलीफ करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास मसाज आ जाता है, हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो इस तरह से हम पेशेंट का पेन दूर करने की कोशिश करेंगे टू प्रोवाइड कंफर्ट विदाउट यूज़ ऑफ मेडिकेशन। 7th है हमारे पास डिस्कस द फेयर ऑफ एडिक्शन फ्रॉम लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ ऑफ ऑपोइड्स। पेशेंट को लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ऑपोइड्स की वजह से या सेडेटिव्स की वजह से पेशेंट को लग रहा है कि वो एडिक्टेड हो जाएगा, तो पेशेंट का पेन पेशेंट को वर्बलाइज करें, उसे एजुकेशन दें ऑपोइड्स के बारे में, उसको बताएं कि ऑपोइड्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, ताकि उसका फेयर कम हो सके। और इसके अलावा हमारे पास रिड्यूस दी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओपिएट्स। ओपिएट्स के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपिएट्स के साइड इफ़ेक्ट में हमारे पास कॉन्स्टिपेशन वगैरह आ जाती है और पेशेंट हमारा पहले से ही पेन में है, तो हम उसका पेन को कम करने के लिए उसे ओपिएट्स दे रहे हैं। तो हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि हम पेशेंट को फर्दर किसी कॉम्प्लिकेशन में ना ला सकें। इसके बाद हमारे पास इवेल्युएशन हमने बना ली। पेशेंट्स पेन इंटेंसिटी लेवल्स इज रिड्यूस एज एविडेंस बाय पेशेंट्स कंफर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपिएट्स। पेशेंट्स fear is reduced as evidenced by patient's verbalization of fear and patient has gained knowledge about opioids। ये हमारे पास जी इवैल्यूएशन आ गई कि हमारे पेशेंट के पेन की इंटेंसिटी का लेवल कम हो गया, क्योंकि उससे वो अब फ़िलहाल कंफर्ट में है, उसको ऑपिएट्स दी गई हैं जिसकी वजह से वो सिचुएशन में है। और इसके अलावा हमारे पास पेशेंट को जो हमने फ़ियर था, उसका डर था, उसको हमने वर्बलाइज़ किया, उस पेशेंट से बात की, हमने उसको गाइड किया, एजुकेट किया, तो पेशेंट का वो डर भी ख़त्म हो गया है। तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट असाइनमेंट जो हम आपको दे रहे हैं, ये आप अपने
लिए बनाएंगे इसके ऊपर हर डायग्नोसिस के ऊपर एनसीपी, तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग सीख सकेंगे एनसीपी बनाना। एनसीपी बनाना बहुत ही इजी काम है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग लिंडा की बुक यूज़ कर सकते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस वाली, जिसके अंदर आपको लिंडा की सारी डायग्नोसिस मिलेंगी। नेक्स्ट जब मैं लेक्चर अपलोड करूँगी तो उसके अंदर मैं इसका रेफरेंस डाल दूँगी, तो आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास रेफरेंस है वही बर्नर एंड सिद्धार्थ की 14th एडिशन का। आप यूज़ करना चाहें तो ये बुक बहुत अच्छी है, ये आपको बहुत सारा गाइड करती है, तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपकी जो क्यूरी होगी, हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसके स्टार्ट में आपकी क्यूरी को किल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।